मेथड के ऊपर बताने जा रहा हूँ। एक सामान्य सी बात है कि तनाव का भी प्रबंधन करना। अब हम इस बात को अच्छी तरह से देखें या समझें, तनाव का भी प्रबंधन कैसे करें और तनाव आखिर है क्या? और तनाव को हम सीधी सी भाषा में समझें कि खिंचाव। जैसे एक रस्सी है, दो व्यक्तियों ने रस्सी पकड़ रखी है। अब दोनों तरफ उस रस्सी को अगर खींचा जाए तो क्या होगा? टूट जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा अगर तनाव उसके अंदर पड़ा, जैसे ही उसके ऊपर बहुत ज्यादा खिंचाव हुआ तो टूट जाएगा। अब हमारे साथ भी कुछ ऐसी स्थिति घटित हो रही है। आज का जो समय है, इस समय के अंदर सबसे बड़ी बीमारी बन गई है तनाव। कोई बीमारी नहीं, लेकिन आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी बन गई और बहुत ज्यादा पेशेंट। कोई समय में कहते हैं कि कैंसर के पेशेंट ज्यादा रहे होंगे, लेकिन आज जगह जगह मनोचिकित्सक आपको प्राय हर जगह आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आज तनाव प्रबंधन के विषय के अंदर कि यह अगर तनाव हमारे अगर आता है तो उसको मैनेज कैसे करें, इसका मैनेजमेंट। क्योंकि कहते हैं कि वीणा होती है, वीणा के अंदर तार होती है, अगर उस तार को ढीला छोड़ दे तो भी बजेगा नहीं, और ज्यादा टाइट कर दे तो टूट जाएगा। तो फिर वो भी एकदम मैनेज करना। वैसे ही हमारे जीवन के अंदर भी अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, अनेक प्रकार की स्थितियां आती है, और सही मायने में मैं आपको बताऊं तो तनाव का कारण क्या है? दूसरों को देखना, ये तनाव का सबसे बड़ा कारण है, सीधा सा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि तनाव क्या और क्यों है, और इसका मुख्य रूप से सबसे पहले हम देखें कारण क्या है। तनाव पैदा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और हर व्यक्ति के सामने अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। और सीधी सी बात है कि जब हमारे जीवन के अंदर कोई भी ऐसी परिस्थिति आई कि जिससे हमारे जीवन का बैलेंस बिगड़ गया, वो तनाव का कारण है। तनाव का मूल कारण ही। अब तनाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं कुछ कारणों पर, कुछ बिंदुओं पर आपका फोकस करूं। सबसे पहली है कि बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करना। हम बहुत ज्यादा अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप भागो, मेहनत करो, आदमी थक जाता है, एकदम बॉडी रिलैक्स होती है, थोड़ा रेस्ट, विश्राम, शारीरिक श्रम, इससे कि हमारे बॉडी के अंदर तनाव पैदा हो। दूसरा कारण है कि हमारे भीतर की महत्वाकांक्षाएं, हमारे जीवन के अंदर कुछ इतनी इच्छाएं हैं कि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान भागा दौड़ करता है। तो जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, जितनी ज्यादा हम भागा दौड़ करेंगे, उतनी ज्यादा हमारे टेंशन होगी। और इच्छाओं को पूरा करने के लिए, एक के बाद एक इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम भागा दौड़ करते रहेंगे और तनाव पैदा होगा। कहीं ना कहीं संतोष की स्थिति जब तक नहीं आती, तब तक कोई स्ट्रेस हमारा कम नहीं होता, वो भागा दौड़ मची रहती है। तीसरी बात है कि हमारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा हम सोचते हैं, बहुत ज्यादा हम चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा हमारे में क्रोध की भावना पैदा होती है, तो भी स्ट्रेस पैदा होता है। हम बैठे हैं, बिना मतलब हम सोच रहे हैं, दिमाग हमारा चलता रहेगा। एक बार मैं एक मनोचिकित्सक डॉक्टर से मिला, उसको मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब आप दवाइयाँ देते हैं,
लोगों की बात सुनते हैं, आपका मूल प्रोसेस तो बहुत सारा रहता होगा, लेकिन मूल आप उसे चाहते क्या है? डॉक्टर ने मेरे को एक ही बात बोली कि हम ये चाहते हैं कि वह जिस कारण से उसके टेंशन पैदा हो रही है या तनाव उत्पन्न हो रहा है उसको भूल जाए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई इंसिडेंट हो गया तो क्या वो भूल सकता है? नहीं। तो मैं कहा फिर वो भूलने की बीमारी कैसे जा सकती है, आप बताओ, कैसे भूल सकता है इंसान? किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, भूल सकता है कि कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी घटना जीवन के अंदर घट गई जिसके कारण टेंशन, कैसे भूलेगा? कि हम उसको मेडिसिन देते हैं, उसके बाद में उसको ध्यान के प्रयोग करवाते हैं, बहुत सारे प्रयोग बताते हैं जिसके माध्यम से धीरे धीरे उन चीज़ों को भूल जाए, दूर निकल जाए। तो कहा गया है कि हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार की बहुत सारी चिंताएं, बिना मतलब पर सोचना, अत्यधिक सोचना, ये सारी चीजें भी हमारे दिमाग पर लोड डालती है और टेंशन पैदा होती है। और पारिवारिक जो स्थितियां हैं, एकल, आप देखो कि आज परिवार एकदम सिंगल होते हैं, पहले समूह के अंदर रहते थे, अब सिंगल होते हैं। सिंगल हो गया तो सारा लोड किसके ऊपर पड़ता है? एक पर्सनल व्यक्ति को। जैसे सामूहिक परिवार था, सामूहिक परिवार था तो वही घर में 4 भाई है, तो मान लो किसी फंक्शन में वो चला गया, किसी फंक्शन में कोई चला गया, किसी में कोई चला गया, कहीं मौत मरण हो गई तो कोई चला गया, कहीं मतलब एडजस्ट हो जाता था। पीछे बिजनेस भी बंद नहीं होता था, भाई 2 चले गए तो पीछे 2 लोगों ने संभाल लिए। आज के समय में सबसे पहली सदस्यता ये है कि आज के समय साथ में रहना ही नहीं चाहते, अब साथ में नहीं रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, तो फिर बाहर किसको तो पड़ेगा? घर के अंदर शादी होगी तो भी हमको भागना, कोई मौत मरण हो गई तो भी हमको भागना, या कोई भी फंक्शन हो गया तो भी हमको भागना। हर नहीं जाए, हमारे पारिवारिक रिलेशंस हैं या सोशल एक्टिविटीज है या सोशल रिलेशंस है, वो भी सारे हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए जाना भी जरूरी है। फिर पीछे काम बंद करो तो उसकी भी टेंशन। तो अनेक प्रकार की हमारे सामने समस्याएं क्रिएट होती रहती है। जब समूह के अंदर रहते थे तो ये सारी समस्या नहीं होती, लेकिन आज ये समस्याएं पैदा होने लग गई है। तो यह भी एक कारण बन गया है, और एक कारण है कि हम समय का प्रबंधन, समय का मैनेजमेंट हमारा बराबर नहीं होता है। हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, जीवन शैली अस्त व्यस्त हो गई है। यह बहुत सारे कारण हैं। इसके अलावा पर्सनल व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या इंसिडेंट होता है, सामने क्या परिस्थिति आती है, जैसे ही वह परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है और वह हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारे दिमाग के अंदर तनाव पैदा। अब तनाव पैदा हो गया, फिर हमारे सामने समस्याएं पैदा हो गई। अब किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर तनाव पैदा हो जाए तो हम उसको पहचाने कैसे? लक्षण क्या है उसके लक्षण कि हमारे जीवन के अंदर तनाव, यह व्यक्ति तनावग्रस्त, उस व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसके 3 प्रकार देखो, एक तो शारीरिक स्थिति होती है, एक मानसिक और भावनात्मक स्थितियां होती है, एक हमारी व्यवहारिक स्थितियां होती है। इन सारी चीजों के अंदर परिवर्तन आपको दिखाई देने लगता है। अब देखो, शारीरिक स्थिति होगी तो शारीरिक स्थिति के अंदर सबसे पहले कि तनाव की जब भी स्थिति क्रिएट होगी, जब भी हमारे सामने तनाव पैदा होगा, सबसे पहले हमारे श्वासों का वेग, श्वासों का संतुलन बिगड़ेगा। प्रेक्ष्य ध्यान साधन, उसके अंदर सबसे पहले क्या कराया जाता है? आपको श्वास प्रेक्ष्य, श्वास के ऊपर ध्यान रखिए और श्वास को ही नियंत्रण में करना, उसको कंट्रोल में करना। सबसे पहले आपको इस चीज पर ही फोकस करना है। क्यों? कि सारा का सारा बैलेंस, जैसे भी हमारे सामने ऐसी स्थिति क्रिएट होगी, हमारा सारा का सारा श्वास का संतुलन सबसे पहले बिगड़ेगा। देखो, ऐसी स्थिति होगी, व्यक्ति सांस लेने लग जाएगी, जो भी सांस लेने लग जाएगा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इस प्रकार के परिवर्तन आपको दिखाई देने लग जाएंगे, और मांसपेशियों में खिंचाव चालू हो जाएगा। बहुत ज्यादा खिंचाव, स्ट्रेस होगा तो बहुत ज्यादा हर जगह यहाँ भी दर्द होने लग जाएगा, यहाँ दर्द होने लग जाएगा, यहाँ सिर फटने लग जाएगा। आदमी बोलता सिर फट रहा है, वो हो रहा है, क्यों? दर्द का कारण बन जाता है। और आजकल के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है माइग्रेन।
माइग्रेन क्यों पैदा हो रहा है? माइग्रेन का कारण क्या है? क्योंकि हमारी नसों में जब भी खिंचाव हो, वो नसों में खिंचाव हुआ तो दर्द चालू हो जाएगी। बहुत ज्यादा आप उसके अंदर तनाव दोगे तो फिर दर्द चालू हो जाएगी। और कई बार तो ऐसी स्थितियां भी घटित हो जाती है, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है नसें फट भी जाती है। ये क्यों? ये सारे के सारे, देखो कोई व्यक्ति हंसता है, कोई बैठे बैठे हंसने लग जाएगा, कोई बैठे बैठे रोने लग जाएगा। अनेक प्रकार की जो शरीर फिजिकल एक्टिविटी है वो असामान्य हो जाएगी, पूरी असामान्य बन जाएगी। एक सामान्य इंसान बैठा है, जैसी स्थिति आप अपनी देख रहे हो आराम से, लेकिन जैसे ही उसके अंदर वो स्थिति होगी तो चलते ही वो हंसने लग जाएगा, चलते ही रोने लग जाएगा, चलते ही चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, झुंझलाहट पैदा होने लग जाएगी, बकने लग जाएगा। अनेक प्रकार की उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीजें चालू हो जाएगी। मानसिक स्थितियां बिगड़ जाती है, मन के ऊपर इफेक्ट आने लग जाता है, आदमी के अंदर भय की स्थिति क्रिएट होने लग जाती है कि भय पैदा हो जाता है, एक डर पैदा हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर, असुरक्षा के भाव पैदा हो जाते हैं उसके अंदर, निराशा के भाव पैदा हो जाते हैं उसके अंदर। उसको खुद को महसूस होता है कि मेरे पास अब कोई नहीं है, मेरी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, मैं किसके भरोसे? इस प्रकार के असुरक्षा के भाव, जैसे उसके अंदर कुंठा के भाव पैदा होने लग जाएंगे, अपने आप को हीन मानने लग जाएगा, कमजोर मानने लग जाएगा। उसको ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि मेरा सपोर्टर कोई नहीं है, आस पड़ोस से जितने व्यक्ति है सब मेरे विरोधी। घर के अंदर चाहे कोई कितना भी व्यक्ति उसके साथ रहने वाला, लेकिन जब वो व्यक्ति डिप्रेस होगा, उस व्यक्ति के मन में क्या होगा? सारे व्यक्ति मेरे विरोधी है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, कोई भी मेरा साथ। अपने आप को अकेलापन महसूस होने लग जाएगा, अकेलापन महसूस होगा, यह उसके मानसिक स्थिरता के ऊपर प्रभाव पड़ने लग जाए, मानसिकता पर उसके ऊपर प्रभाव पड़ने लग जाए। और आप देखो व्यवहारिक जगत के अंदर उसकी सोशल एक्टिविटी सारी बदल जाएगी। मान लो कोई व्यक्ति है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, सोशल वर्क कर रहा है, खूब कर रहा है, लेकिन मान लो वहां पर उसको मान सम्मान नहीं मिला, मान सम्मान की बीमारी हो गई, उसे ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई या उसके साथ ऐसी स्थिति घटना घट गई, टेंशन लग रही है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसके साथ ये नहीं करना, मानसिक तनाव, संतुलन नहीं होगा, तब ये सारी स्थितियां क्रिएट होने लगती हैं। वो गलत रास्ते पर जाने लग जाएगा, अनेक प्रकार के उसके व्यसन आ जाएंगे, दुर्व्यसनों की तरफ जाने लग जाएगा। अब ज्यादातर लोगों को कई बार व्यक्ति ड्रिंक करने वाला कहते हैं ड्रिंक करना अच्छा तो नहीं है, बॉडी के लिए तो अच्छा नहीं मानते, एल्कोहल है, नुकसान ही करता है। क्या कितना क्या करें, दिमाग को इतना लोड रहता है, दिन भर थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतनी समस्याएं होती है, जिम्मेदारियां हैं, सबसे थक गए, परेशान हो जाते हैं। तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम क्या करते हैं? अब ये बताइए कि उस नशा करने से, उस अल्कोहल को पीने से वह कितनी देर के लिए नशे से मुक्त हो जाए, वो कितनी देर के लिए स्ट्रेस फ्री हो जाए? भाई 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटे, जितनी देर एक बार ले लिया, नींद आ गई, थोड़ी देर हुआ, उसके बाद वापस वही स्थिति क्रिएट हो गई। फर्क क्या है? तो वो एक गलत रास्ते के ऊपर चलने लग जाएगा अपने आप। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ के अंदर कभी नशा नहीं करते, बहुत अच्छा उनका जीवन था, बहुत अच्छा, बहुत इतनी अच्छी जिंदगी जीते थे कि देख करके लोग कहते हैं बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन वह इंसान अचानक ऐसे बदलता है, अचानक उसके सामने ऐसी स्थिति क्रिएट होती है, वो सारा का सारा गलत रास्ते पर चल जाता है, संगत उसकी गलत हो जाती है, और फिर इस माहौल के अंदर चले जाने लगता है। अब फिर उसको समझाओ, और ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति क्रिएट होती है, आदमी का इतना ज्यादा डिपेंड हो जाता है, उसको बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तो फिर क्या लास्ट उसको रास्ता क्या दिखाई देता है? आत्महत्या। कई बार ऐसी स्थिति क्रिएट होती है, आदमी आत्महत्या करने के लिए चला जाता है, हम सोचते हैं उसके अंदर इतनी ताकत, इतनी साहस, इतनी हिम्मत कहाँ से है इसके साथ? वही आत्महत्या करने
लिए गया है, मर्डर कर रहा खुद को, भाई देखो जिस व्यक्ति के मन में अपने प्रति भी दया नहीं है, दूसरों के प्रति क्या दया है? खुद की आत्मा की सेफ्टी करना भी उसके लिए उसमें मुमकिन नहीं होती, क्योंकि उस समय उसके माइंड की ऐसे सारी स्थितियां ऐसी हो जाती है कि वो फिर गलत रास्ते में चला जाता है, क्योंकि उसको एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, सही गाइडलाइन नहीं मिलती है, और ये सारी चीजें नहीं होने के कारण ये सारी समस्या उनके सामने क्रिएट होती है। तो यह हमारे पहचान के लक्षण है कि आप व्यवहारिक दृष्टि से किसी व्यक्ति को दूर से देखोगे, दूर से देखते आजकल कहते हैं फेस रीडर है, फेस रीडर, फेस रीडिंग क्या करता है? फेस रीडर क्या करता है? आपको फेस रीडर वो काम करता है, जैसे ही आप एंट्री करोगे, एंट्री करते ही वो ये देखेगा कि वो चल कैसे रहा है, उसके हाव भाव कैसे, उसके हाथ पर कैसे हिल रहे, उसकी आइज किधर जा रही है, ये सारा का सारा वो रीडिंग है। आप एंट्री करते ही वो रीडिंग करना चालू कर देगा कि आपके कौन से कदम कहाँ पड़ रहे हैं, टेढ़े पड़ रहे हैं, सीधे गिर रहे हैं, आंखें किधर जा रही है, आंखें नजरें किधर जा रही है, आपके हाथ किधर हिल रहे हैं, ये सारी चीजें वो रीडिंग चालू कर देगा। ये उस लक्षणों को देख करके वो बताता है कि आपकी अभी क्या पोजीशन चल रही है, आप इस समय किस स्थिति के अंदर, क्यों? क्योंकि जिस समय वो जिस स्थिति में रहेगा, अगर वो मान लो मानसिक तनाव में, तो उसका चाल चलन हलन चलन सब वैसी हो जाएगा, वो चलेगा भी तो सोचता सोचता चलेगा, दिमाग में वही चीजें घूमती रहेगी। आदमी के पोजीशन को देख करके, उसके सारे हाव भाव को देख करके बहुत जल्दी हम पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की अभी वर्तमान में क्या पोजीशन चल रही है। तो ये पहचान के कुछ लक्षण हैं कि हम उनको देख करके हम पहचान सकते हैं। अब रही बात की यह जो स्थितियां हमारे सामने आ रही है, ये 3 प्रकार की स्थिति मैंने आपके सामने, इन 3 चीजों को देख करके आप महसूस कर सकते हो, पहचान कर सकते हो ये सामने वाले व्यक्ति इस स्थिति के अंदर है। अब उसके प्रकार की 3 ही प्रकार है, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति आप देखोगे, और भावात्मक स्थिति, उसकी सारी स्थितियां आप देख करके पहचान करोगे। अब शारीरिक की स्थिति आप देखोगे, उसके शरीर के अंदर क्या इफेक्टिव आ रहा है, शरीर के अंदर सारे के सारे जो रसायन तंत्र है वो सारे के सारे चेंज होते हैं, सारे बदलने लगते हैं। मानसिक स्थिति, जैसे ही बाहर का या अंदर का दबाव, दोनों प्रकार के दबाव होते हैं, 2 प्रकार के दबाव, एक अंदर का दबाव नहीं होता है, एक बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, या ऐसे जो माहौल हमारे सामने उपस्थित होते हैं, ये 2 प्रकार की स्थितियां हमारे सामने क्रिएट होती है, और दोनों स्थितियों के कारण से हमारे जीवन के अंदर असंतुलन का भाव आ जाता है, हमारा व्यवहार सामान्य से असामान्य हो जाता है। उस समय हमारे 2 पोजीशन बनते हैं, 2 पोजीशन क्या? कि हमारे सामने एक परिस्थिति आई, तो पहले पोजीशन तो ये है कि उसको सहन करना, जैसी भी स्थिति हमारे सामने आई उस परिस्थिति को सहन करना, कोई प्रकार का प्रतिकार नहीं। 2 स्थितियां है, का तो उसको स्वीकार करो और का प्रतिकार करो। भगवान महावीर के सामने, भगवान महावीर ने साधना की, 2 स्थितियां सामने, क्या तो स्वीकार या प्रतिकार। इतनी शक्ति थी, प्रतिकार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सबको स्वीकार करना चाहिए। जो भी स्थिति, जो भी माहौल उनके सामने बन रहा था, उस सारी स्थिति को उन्होंने स्वीकार करना चाहिए। अब सहज रूप से कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, जो परिस्थिति सामने आई उसको अगर हमने सहज रूप से स्वीकार कर लिया, तो फिर हमारे सामने कोई समस्या नहीं। और सहज रूप से हम स्वीकार नहीं कर पाते और सहन करने की ताकत नहीं है, तो फिर यह क्या स्थिति आ जाती है, तनाव की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तब हमारे सामने व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, तब वो डिप्रेशन धीरे धीरे उसकी मानसिकता पर इफेक्ट आने लग जाता है, अब वो डिप्रेशन में जाने लगता है। अब मान लो बाहर के एक प्रभाव है, चाहे मौसम की जनित प्रभाव ले लो, सर्दी गर्मी भूख प्यास ऐसी स्थिति सामने आती है, तो भी व्यक्ति टेंशन में आने लगे, यार इतनी सर्दी मेरे से सहन नहीं होती, इतनी गर्मी मेरे से सहन नहीं होती, ये आदमी ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब बाहर की स्थितियों को देख करके हम इस प्रकार की स्थिति में चले जाते। और आंतरिक भीतर की स्थितियां, दूसरों को देख करके मन में जलन पैदा हो गई, सामने वाला बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसको देख करके अपने मन के अंदर ईर्ष्या के भाव पैदा हो, उसको देख करके हमारे मन में क्रोध के भाव पैदा हो। कई बार व्यक्ति भोजन करता है, भोजन
ज़्यादा खा लेता है और खुद खाने के बाद में उसको जब प्रॉब्लम होती है कि इतना क्यों खाए, खुद कोई टेंशन पैदा हो जाती है अपने ही कारणों से। यह सारी के सारी आंतरिक स्थितियां हैं, वो आंतरिक स्थितियां। अब यह है कि सहज रूप से यदि हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते तो हमारे सामने सारी समस्या चली जाती, कोई लफड़ा वाली बात नहीं होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारी स्थितियां एकदम नॉर्मल हो जाती है, सहज हमने का स्वीकार कर। एक छोटा सा मैं आपको प्रसंग सुनाऊं कि आचार्य तुलसी के सामने 2004 के अंदर रतनगढ़ के अंदर विराज थे, जिस समय बांग्लादेश और भारत अलग अलग था। तो काफ़ी वहाँ से लोग आए और मतलब कि शरणार्थी बनकर के शरणार्थी थे यहाँ पर। तो उनकी पोजीशन ये थी कि खाने पीने की भी समस्या थी, रहने की समस्या थी, बड़ी समस्याएं थी उनके साथ। तो रतनगढ़ में तुलसी विराज रहे थे, तो कुछ समाज के व्यक्ति गए और उन्होंने जाकर के गुरुदेव का निवेदन किया। और जब आए लेने के भीख मांगने के लिए आए तो लोगों ने कहा, साहबों ने कि भाई हमारे बड़े गुरु जी वहाँ चलो, आपको कुछ शांति मिलेगी। ले गए वहाँ पर, गुरुदेव के पास पहुँचे और गुरुदेव को बताया कि भाई बाहर से शरणार्थी हैं, ऐसी स्थिति है इनके सामने। तो गुरुदेव उनको संबल दिया। गुरुदेव उनको दो बात बताई कि देखो तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है और हमारे पास भी कुछ नहीं, ना हमारे पास में मकान है, ना कपड़ा है, ना खाने के लिए रोटी है तो क्यों मांग के लेके आते हैं, कपड़ा चाहिए तो मांग के लेके आते हैं, जमीन मकान चाहिए तो हम मांग के लेके, सब मांगना पड़ता है। और तुम्हारे पास में कुछ नहीं, लेकिन तुम रो रहे हो, हम हंस रहे हैं। मांग तुम भी रहे, हम भी मांग रहे, लेकिन तुम्हारे मांगने में हमारे मांगने में फर्क है। तुम रो रहे हो, हम हंस रहे हैं। कारण क्या? कि तुमसे छीन लिया गया, हमने छोड़ दिया। फर्क कितना सही, तुमसे छीना तो तुम्हें दुख हो गया और हमने छोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं। तो हमारे सामने परिस्थिति ऐसी आती, हमारे सामने जब भी ऐसी स्थिति आई तो हमारे सामने यही होता है, या तो उसको सहन कर लेते हैं, और अगर सहन नहीं कर पाते और अंदर 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 घुटन होती है, प्रतिकार नहीं कर पाते, तो फिर समस्या। अब सहन कर लेते तो कोई समस्या ही नहीं, ठीक है, सामने का बोल रहा है, बोल के चला गया, सामने कर रहा है, आपने क्या लेना, कोई समस्या नहीं। फिर उस समय कोई तनाव की स्थिति पैदा नहीं होती है, लेकिन तनाव कब होता है कि हम स्वीकार करने की हमारे अंदर ताकत नहीं होती, प्रतिकार हम नहीं पाते, और फिर हम धीरे 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 माइंड के अंदर वो धीरे धीरे बढ़ता है। अब आप इसको एक प्रैक्टिकल रूप से अगर हम देखें, प्रैक्टिकल में आपको समझाऊं, इसीलिए सी है ये बहुत सीधा सा अच्छा, बहुत अच्छा समझाया गया है। ये हमारा ब्रेन, इस ब्रेन में सीधे से देखो, आप बड़े देखिए आदमी क्या करता है, आप एक सामान्य से समझिए कि एक सपेरा है या कोई व्यक्ति है, कोई इंसान, इसके सामने एक सांप आ गया। सांप आया तो तीन प्रकार की स्थिति घटित हुई। एक इंसान है, अब आप देखो कि उस इंसान के सामने क्या स्थिति घटित हुई। तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक इंसान क्या करता है, उसको देखता है। अब ये देखो, यहाँ आंखों से देखा, देखते ही आज सुबह मुनि ने क्या फरमाया था, आज सुबह वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताया था। देखते ही सबसे पहले सारी की सारी स्थिति यहाँ से जाती है और यहाँ से थैलेमस ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, इस ग्रंथि में सूचना जाती है, यहाँ पर जाती है, यहाँ से पूरा का पूरा अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर आती है ना। और उसके बाद में हमारे अंदर इफेक्ट चालू होता है। प्रोसेस क्या है कि हमने देखा, देखते हमारे यहाँ ग्रंथि में गई, तो एड्रिनल ग्रंथि में, अंतःस्रावी ग्रंथि में पूरा का पूरा रसायन हमारा चेंज होता है अंदर के भाव के, और कितने क्षणिक समय के। जैसे यहाँ पर सांप आया, अब कोई सपेरा आके खड़ा हो गया, सपेरा तो क्या हुआ, सांप को देखते खुश हो जाएगा, वो लगेगा चलो अपने सांप आ गया आपके पास, खुशी हो जाएगी उसके अंदर, मन में बहुत खुशी होगी। अब आपके सामने आ गया तो देखते क्या स्थिति होगी। या तो दो प्रकार के इंसान है,
या तो उसके मन के मानसिकता के अंदर क्या आएगा, आपके आप हो, आपको मन में दे भाग जाओ यहाँ से। लेकिन कोई मजबूत होगा, है ना, तो कहेगा कि लट लेके ऐसे मार देगा, मन में क्या आएगा कि मार दो, मतलब भागो या भगाओ, मारो या मारो इसको, या तो मार दो या भाग जाओ। यही प्रकार की स्थिति क्रिएट होगी तुरंत। और कोई वीतराग आके खड़ा हो गया तो वीतराग आके खड़ा हो गया तो उसके मन में क्या है, उसके मन में कुछ प्रभाव नहीं आएगा, कुछ प्रभाव नहीं आएगा ना, क्योंकि तटस्थ एकदम मध्यस्थ बन कर हमारे सामने ऐसी स्थिति गिरे, हमारे सामने ऐसी स्थिति है, जब हमारे सामने कोई भी समस्या आई, सांप तो मैंने उदाहरण दिया, मान लीजिए समस्या ही ये समस्या सांप बन कर क्या है, तो हमारे सामने ये स्थिति ये होगी। अगर व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक दृष्टि से देखेगा, ठीक है आया चला गया, और उसको नेगलेक्ट करने का प्रयास करेगा, कोई समस्या है तो उसको डिलीट कर देगा, तो हो गया कोई बात नहीं, उसको मन को समझाएगा, ट्रेन नमस्ते करेगा। और अगर नकारात्मक सोच वाला आदमी है तो क्या करेगा, दिमाग को उस बात को लेकर के घुमाता रहेगा, और तटस्थ है कोई फर्क नहीं, कोई भी उसको फर्क नहीं। अब देखो इसके माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर क्या है, एक सीधी सी है कि हमारे बॉडी के ऊपर ये सारी परिस्थितियां जब हमारे सामने आती है तो हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, आपको बताया होगा मनुष्य में कि हमारे भीतर एक अनुकंपी और परानुकंपी नाड़ी होती है। जैसे ही स्थिति हमारे सामने आती है तो हमारी अनुकंपी जो नाड़ी तंत्र है वो सक्रिय हो, समस्या आई और वह तंत्र इतनी तीव्रता के साथ में अपना काम चालू कर देता है कि हमको इसका समाधान क्या डिसीजन क्या लेना, क्योंकि सारी बॉडी के अंदर एक हलचल पैदा हो जाती है, सारी स्थिति बदल जाती है। अब देखिए जैसे हमारे सामने स्थिति आती है तो हमारे सामने पूरी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है, पूरी बॉडी के अंदर इफेक्ट आता है सबसे पहले ये हार्ट, हमारी स्थिति वेग है, जो पंपिंग सिस्टम है, धड़कन है, ये सारे के सारे बहुत तेज है, और उसके कारण से जैसे ही ये पंपिंग सिस्टम तेज होता है सारी स्थिति बिगड़ती है, और हमारे बॉडी के अंदर खून की जो भी नॉर्मल खून अभी ब्लड पूरा सर्कुलेशन हो रहा है, उस समय क्या होगा, तेज स्पीड बढ़ जाएगी, बहुत इफेक्ट कहाँ पर, हार्ट पर, हमारे आंतों के ऊपर, आमा से आंख उसके ऊपर इफेक्ट आने लग जाए, हार्ट के ऊपर आ गया, आंतों के ऊपर आ गया, पेट के ऊपर सारे इफेक्ट आ गया, चन्नामों पर इफेक्ट आ गया, इस सारी स्थिति के प्रयोग ये सारी ये बताया गया है कि सिर्फ एक टेंशन से इतने प्रकार के हमारे शरीर के अंदर बीमारी, आजकल ज़्यादातर बीमारी जो भी आ रही है उन बीमारी के अंदर सबसे बड़ा योगदान है तनाव। अब इन सबको दूर करने का साधन है, ये सारी स्थिति हमारे सामने आ गई, अब इसको दूर करने का साधन है। आप यदि मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या बोलेगा, आपको गोलियां देते। मैंने उस डॉक्टर को बोला कि आप गोली देते हैं, गोली क्या काम करता है, गोली का काम क्या, कहा कि अंदर के रसायन बदल देती है जिससे व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, अंदर उसके अंदर हैप्पीनेस पैदा होता है। मैं कब तक, जब तक वह गोली चलती है, गोली का असर रहता है, तब तक उसके मन में हमेशा खुश रहेगा। मैं काफी लोगों से ऐसे मिला हूँ जो मैंने देखा है, दवाई चलती है और उस दवाई से उनको महसूस होगा मैं बहुत खुश हूँ, दवाई बंद की उस दिन उनको बड़ी समस्या होगी, बहुत भारी समस्या, कुछ काम ही नहीं कर सकते, वो था ड्रग्स, एक प्रकार ड्रग्स। और अगर लंबे समय तक हम उस दवाई का प्रयोग करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे शरीर की जो नसें है ना, सारे बॉडी की जो नसें हैं ये कमजोर होती है, फिर बाद में एक समय आने के पश्चात आपके वाइब्रेशन अनेक प्रकार की समस्याएं, और अगर आप जिस दिन दवाई नहीं लोगे नींद नहीं आना, और बहुत प्रकार की समस्याएं आपके सामने
तो फिर इसको शांत कैसे करें? देखो, अनुकंपी नाड़ी तो एकदम जैसे ही हमारे सामने स्थिति आई और उसने अपनी सक्रियता दिखा दी, अब सांप चला गया यहाँ से। सांप जाने के बाद में दो स्थिति है, या तो वह नाड़ी तंत्र वापस नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रकार की बीमारी नहीं, कोई प्रकार की समस्या कुछ भी नहीं, और अब कोई चीज आ गई और आराम से चली जाए, कोई जरूरी नहीं। मान लो सड़क बनी हुई है, ठीक है, सड़क में 2-4 खड्डे हो गए, पानी का बहाव आया, पानी का बहाव आया तो पानी एक बार तो आ गया, फिर वापस पानी का बहाव चला गया, लेकिन कुछ गड्ढों के अंदर पानी रह गया। गड्ढे नहीं होते तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ गड्ढे हो जाते हैं। अब उस गड्ढों का पानी कैसे खाली करेंगे हम? प्रयास करना, उसके लिए प्रयास करना। अब उसका क्या प्रयास है? या तो फिर उसको खाली करने के लिए दिमाग के अंदर जो चीज स्मृति कर गई है उसको निकालने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। अपने आप निकल गई तो बहुत अच्छी बात है, आएगी। हम तो ये चाहते हैं कि वो स्थिति क्रिएट हो, समस्या आई गई खत्म, उस स्थिति के अंदर चले जाए, कोई समस्या नहीं। लेकिन उस स्थिति में जाने के लिए भी समय लगता है, हर व्यक्ति के अंदर वो स्थिति नहीं होती। तो फिर क्या करना? फिर प्रयास करना। फिर प्रयास करने के लिए आज के समय के अंदर प्रयास करने के लिए लोग डॉक्टरों के शरण लेते हैं, लेकिन उसको जो हमारी नाड़ियों के अंदर तनाव आया है, जो स्ट्रेस आया है, उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा साधन है कायोत्सर्ग। कोई दवाई नहीं, कायोत्सर्ग, काय का शरीर का उत्सर्ग कर देगा, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। ये कायोत्सर्ग क्या करता है आपके अंदर? यह कायोत्सर्ग क्या बदलाव लाता है? इसके ये आपके बॉडी के अंदर दो प्रभाव है। दो प्रभाव क्या है? आपकी जो अनुकंपी नाड़ी तंत्र है उसमें जो बहुत ज्यादा सक्रियता आ जाती है, बहुत तीव्रता जिसमें अति सक्रिय हो जाती है, उसको कंट्रोल में करते हैं। जो अति सक्रिय होने से वो नुकसान है, वापस लेवल में आके तो हमारी नाड़ी तंत्र जो बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, जो समस्याएं आने के सामने बहुत ज्यादा हमारे अंदर स्थिति क्रिएट होती है, उसको लेवल में लाएगा। और जो पुरानुकंपी नाड़ी तंत्र है उस नाड़ी तंत्र के अंदर सक्रियता करना ताकि वो अच्छी तरह से फ्लो से काम करे। आयुष इसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं, और सबसे अच्छी दवा स्ट्रेस फ्री होने के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए सबसे अच्छी चीज है ध्यान। अब ध्यान के प्रयोग आपको करवाए जा रहे हैं। कायोत्सर्ग मनुष्य जी का एक लक्ष्य है कि हम कायोत्सर्ग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि कायोत्सर्ग एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी चीज है, जब तक आप रिलैक्स नहीं हो तब तक आप किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले आपको रिलैक्स होना बहुत जरूरी, एकदम हल्का। जब आप खुद हल्कापन महसूस करने लगोगे उसके बाद आप किसी भी चीज के अंदर प्रोग्रेस कर सकते। प्रोग्रेस कभी होगा जब आप हल्कापन महसूस करोगे। उसके लिए जरूरी है कायोत्सर्ग। तो तनाव से मुक्त होने के लिए सबसे अच्छा उपाय, कोई गोली नहीं, कोई दवाई नहीं, हमारी बॉडी की सारी जो असंतुलन की स्थिति होती है बॉडी के अंदर, सारी स्थितियों को वो एकदम लेवल में लाए। सारा का सारा चक्र बनाया हुआ है कि कैसे कैसे हमारे सामने परिस्थिति आती है, कि उसके लक्षण किस कारण से हमारे सामने आते हैं, क्या परिस्थितियां हमारे सामने आती है, और उसके बाद में उसका उपचार क्या है। बार बार आप अभ्यास करें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप जितनी बार धीरे 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 प्रयोग करेंगे को महसूस होगा। एक सामान्य से एक उदाहरण समझ सकते हैं। तो खिलाड़ी होता है, खेल खेलने के लिए कोई प्लेयर है, वो खेल खेलने की तैयारी करता है, उसके दिमाग के अंदर एक जुनून होता है, दिमाग में एक जुनून होता है कि मुझे खेल खेलना है, खेल पर विजय प्राप्त करनी है, मेरे को जीतना है, जीतने के लक्ष्य से करना है। तो क्या करता है? पहले वो प्रैक्टिस करता है बहुत ज्यादा। शरीर के अंदर किसी प्रकार का भी खेल, आप देखो खेल खेलने से पहले भी योग थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं और करते, क्यों करते हैं? बॉडी के अंदर
तो तनाव देते हैं, थोड़ा सा खिंचाव देते हैं ताकि बॉडी काम करने की सक्रिय हो जाए। योग कराने से पहले कुछ ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं जिससे बॉडी के अंदर सक्रियता आती है। तो खिलाड़ी प्लेयर क्या करता है, बॉडी को एक्टिव करता है, एक्सरसाइज करता है, फिर उसके बाद खेल खेलता है, जुनून के साथ खेल खेलता है, और खेलने के बाद वो उसमें जीत भी जाता है। जीतने के बाद में थोड़ा वापस रिलैक्स होता है, उसके बाद में ऊपर रिलैक्स। हमारे सामने भी ऐसी स्थिति जब भी आई, क्योंकि जिंदगी एक संग्राम भूमि है, इसमें भी हम लड़ते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी स्थिति क्रिएट होती है, लेकिन उनके अंदर हम लड़ते आगे बढ़ जाए और हमारी स्थिति वो हो ना तो सपेरा की स्थिति बढ़े और ना वो दूसरी स्थिति बढ़े, हमारी स्थिति भीतरा की स्थिति, परिस्थिति आ गई, आई है, चली जाएगी। वह स्थिति जब हमारे सामने बनती है तो सारी समस्या उसका सीधा सा रास्ता है, सीधा सा उपाय है कि हम उस रास्ते तक, उस स्थिति तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो कायोत्सर्ग उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है। तो हम कायोत्सर्ग की दिशा में आगे बढ़ें और कायोत्सर्ग का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके कुछ समझें, और यह हमारे हर प्रकार की समस्याओं का समाधान है। और जो हमारे मांसपेशियों में खिंचाव होता है, बॉडी के अंदर खिंचाव होता है, या जितनी भी हमारे अंदर ग्रंथियाँ हैं, उन ग्रंथियों के अंदर जो असामान्य परिवर्तन होते हैं, उन सारे परिवर्तनों को संतुलित करने का एक साधन है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर जो भी समस्या आती है, जो भी उलझने आती है, उन सब चीज़ों से हम मुक्त रह सकेंगे।